हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस, जो कि टॉपिक रहेगा जैव विकास पार्ट 2। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में हमने जैव विकास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने थे, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का विकास है क्या, जैव विकास है क्या, और हमने जो भी सिद्धांत है उसके बारे में भी जान लिया था, लैमार्क, डार्विन, ठीक है, उत्परिवर्तनवाद, विकासवाद। तो यह जानने के बाद अब देखिए जीवों में विविधता एवं समानता यानी कि जो आपकी डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसके बारे में। तो क्या आगे देखिए, और हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि आप सभी को इस वीडियो के एंड में एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिससे फ्रेंड्स आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपने अभी तक कितना पढ़ा है। तो चलिए, जो भी अभी हमारा टॉपिक क्लियर करना है वो जान लेते हैं, देन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स हमने पढ़ा था, सिंपली अगर हम क्लियर करते चले स्टार्टिंग से एकदम संक्षिप्त में, तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ यानी कि जो भी परिवर्तन है, जो भी बहुत ही धीमी क्रम में या फिर कह सकते हैं बहुत ही धीमी वह प्रक्रिया, वह विकास जो कि बहुत ही धीमे तरीके से हो, लेकिन बाद में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो, उसे हम जैव विकास कहते हैं। अब देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आ जाता है, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि विकास शब्द का सबसे पहला प्रयोग यानी कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको हम अगर ऑप्शन दें तो ए आपका लैमार्क, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी अरस्तु एंड डी आपका डार्विन। तो आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा। हाँ, एक फर्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन जो कि एक कैंडिडेट द्वारा कमेंट्स में पूछा गया था कि डार्विन ने जिस जहाज़ पर समुद्री यात्रा की थी उसका क्या नाम है, तो फ्रेंड्स उसका नाम वीगल है, ठीक है। और देखिए, विकास की बात कर रहे हैं तो विकास का मुख्य कारक अगर हम बात करें तो है उत्परिवर्तन, ठीक है। विकास का क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विकास का मुख्य कारक क्या है, तो विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, ठीक है। और विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताया जाएगा, लेकिन अगर अभी आपको पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ जान लिया था, संरचना जो समानताएं हैं उसके बारे में, जैव विकास की समानताएं। अगर हम सिंपली बात करें तो देखिए, जैव विकास प्रक्रियाओं की जो समानताएं होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। अगर पूछ दे जैव विकास की जो भी मतलब प्रक्रियाएं हैं उनकी समानताएं कितना होती है, तो देखिए बैक्टीरिया से लेकर यानी कि मूलभूत जैविक क्रियाएं बैक्टीरिया, क्योंकि अभी हम बुक्स के थ्रू पढ़ रहे हैं और इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका 4th सेमेस्टर प्लस टेट की या फिर अगर आप सुपर टेट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए हेल्प हो जाए। उसके बाद से तो सीरीज से डिस्कस करना ही है, समझ रहे हैं ना। तो 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। एक तो आपका होता है, आप देख सकते हैं अभी, ऊर्जा की प्राप्ति। सेकंड आपका होता है शारीरिक क्रियाओं का पूर्ण करने हेतु ऊर्जा में उपयोग और अपने समान संतानों की उत्पत्ति। ये आपके जैव विकास की मतलब जो है समानताएं हैं, ठीक है। जो इसके बारे में थोड़ा आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि हमने पहले भी बताया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा परिकल्पना हमने प्रीवियस वीडियो में जान लिया था, आप प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, फर्स्ट आप देख लीजिएगा। विशेषताएं भी हमने जान लिया था कि जो स्पेशल फीचर्स आप जो भी एवोल्यूशन के हैं वो क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या जानना है कि जैव विकास के समर्थन में प्रमाण यानी कि एविडेंस इन सपोर्ट इन एवोल्यूशन। तो क्या जैव विकास के समर्थन में प्रमाण मिले, एविडेंस मिले, उसके बारे में देखिए। यदि जैव विकास यानी कि जो आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ तो प्रारंभ से लेकर आज तक जीव जातियों या फिर शरीर रचना, कार्य या फिर रासायनिक या फिर आप कह सकते हैं भौमरीय विकास यानी कि आचरण यानी कि बिहेवियर, कुछ न कुछ संबंध एवं क्रम यानी कि रिलेशनशिप, ठीक है, होना आवश्यक है। जैसे लैमार्क, डार्विन, वेलेज, डिवरीज आदि ने जैव विकास के बारे में अपनी अपनी परिकल्पनाएं जो है सिद्ध करने के लिए जो भी संबंध है या फिर क्रम है, अभी आपको इस वीडियो में जैसे मनुष्य का, अब देखिए क्रम की बात करें तो मनुष्यों का क्रम दिखाया गया ना, एग्जाम्पल लेट
या फिर आप कह सकते हैं एक क्रम कि पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। पहले आग जलाए, पहले कच्चे मांस खाते थे, उनको नहीं पता था कि क्या होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। उनको पता चल गया कि हाँ, इस कच्चे मांस को हम पका कर भी खा सकते हैं, हम आग भी जला सकते हैं, हम खेती भी कर सकते हैं। तो यही जो विकास आपका निरंतर चला आता है या फिर अभी फ्यूचर में और विकास होता जाएगा, इसी को सिंपली जैव विकास कहते हैं, जो कि जीव विज्ञान की शाखा है, ठीक है। अब देखिए, जैव विकास के समर्थन में परिणाम की बात करें तो लगभग 11 परिणाम यानी कि एविडेंस जो है आप सभी को मिले, जैसे कि वर्गीकरण प्रमाण। अगर ऐसा पूछा जाए कितने प्रमाण मिले तो 11, और उपयुक्त प्रमाणों में से कुछ यहाँ वर्णन स्पष्ट किया जाएगा, यानी कि इसके बारे में कुछ विस्तृत इन्फॉर्मेशन भी नीचे दी जाएगी। वर्गीकरण का प्रमाण, तुलनात्मक संरचना का प्रमाण, संयोजक जंतुओं का प्रमाण, पूर्वजता का प्रमाण, तुलनात्मक भ्रमणिकी का प्रमाण, भौगोलिक वितरण का प्रमाण, तुलनात्मक कार्यकी एवं जैव विकास, जैव रासायनिक का प्रमाण, आनुवंशिकी। देखिए, आनुवंशिकी के बारे में हमने जाना था कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पशुपालन, रचनात्मक समरूपता और जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मों में प्रमाण, ठीक है। अब देखिए, इससे जैसे आप नीचे आएंगे तो इसके बारे में अब समझाते, ये जीवों की तुलनात्मक संरचना के जो प्रमाण है ये इम्पोर्टेंट है। अब इसे हम सिंपली एविडेंस फ्रॉम जो भी आपका है समजातता तथा समजात अंग, होमोलॉजी एंड होमोलॉजिस ऑर्गेन्स, इसके बारे में। कुछ अंग मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं। अभी आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगा। कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो कि रचना एवं उद्भव में समान होते हैं, किंतु अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे अंग होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उद्भव के समान होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। होने के कारण असमान दिखाई देते हैं। इनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है। ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गेन्स कहते हैं, और इनकी समानता को समजात यानी कि होमोलॉजी कहते हैं, और जो इनकी समानता की समजातता होती है उसे हम होमोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, संरचनात्मक समजातता की जो परिकल्पना दी थी वो दी थी ब्रूफो ने, ठीक है। ब्रूफो ने दी थी 1750 ईस्वी में, और सर रिचर्ड जो कि हैं ओवेन, उन्होंने 1843 में समजातता की परिभाषा दी थी। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ बात करें सिंपली, जैसे कि कशेरुकी जंतुओं का अग्रपात। अब कशेरुकी जंतु कौन से होंगे, अभी आप देखिए नीचे, अभी आपको अब देखिए यहाँ, ये आपका मनुष्य, चीता, वेल, बैट। अब तीनों के जो आप देख सकते हैं, मनुष्य का हाथ या फिर चीता का हाथ सेम है ना। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है, लेकिन इनकी जो कार्यशैली है वो अलग अलग है, ठीक है। यानी कि कार्य करने का जो इनका तरीका है वो अलग अलग है। इसी को समजात अंग या फिर समजाता अंग के रूप में दर्शाया गया है कि जो अंग है वो समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मानव यानी कि हम, चीता या फिर वेल या फिर बैट या चमगादड़, ठीक है। तो ये इसके बारे में अच्छे से, अब देखिए, आप सिंपली ये जो भी चित्र है इसे देखकर समझ सकते हैं, और हमें नहीं लगता कि अब जो है इसको और भी ज़्यादा, इसे हम और भी डिटेल्स में जानें, है ना। जैसे चीते व घोड़े आदि की अंगली टांगें दौड़ने के लिए लंबी होती है, वैसे ही मनुष्य के हाथ में जो भी वस्तु को पकड़ने के अनुकूलन होते हैं, इसके लिए अंगुलियां लंबी तथा अंगूठे अंगुलियां का समकोण बनाता है। जैसे छछूंदर में अग्रपाद मिट्टी खोदने के अनुरूप होते हैं। इन सभी चतुष्पादी कशेरुकी जंतुओं के अग्रपादों में भीतरी संरचना, तो सिंपली आप कह सकते हैं जो भी अंग हैं वो समान होते हैं, लेकिन कार्य करने की जो भी इनकी क्षमता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये सारी समजातता तथा समजात अंग के बारे में बताया गया है। तो इसको आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, उदाहरण 2 भी दिया है समजातता के बारे में, यानी कि होमोलॉजी इन द माउथ पार्ट्स इन
इंसेक्ट्स, ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के कीटों में मुख्य उपांग अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के लिए रूपांतरित होते हैं, जैसे लेब्रेम, मैक्सिकली तथा हाइपोफेरेक्स कीटों की प्रारूपी मुख्य उपांग है। जैसे काकरोच है ना, जो मुख्य उपांग काटने और चबाने में, मच्छरों की रुधिर या फलों का रस चूसने में, भेदने में, है ना। तो इसके बारे में सारी बातें ये देखिए क्या बताया गया है ना कि ये सभी प्रकार के जो भी मुखांग एक दूसरे के यानी कि जो भी समझाता के बारे में बताता है। अब देखिए पादपों की समझाता यानी कि होमोलॉजी इन प्लांट्स, वनस्पति जगत में भी समझाता को देखा जाता है। जैसे पादपों में सामान्य पत्तियों, कांटे व प्रआस्तनों में अब देखिए नीचे आप जैसे ही आएंगे ना तो समरूपता एवं समरूपी अंग, जो कि ये तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी एनालॉगी एंड एनालॉगस ऑर्गेन्स हैं, जो अंग सामान्य कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं, लेकिन मूल जो उनकी रचना एवं आप कह सकते हैं भूगोलीय परिवर्तन मतलब विभिन्नता प्रदर्शित करती हैं, उन्हें हम समरूपी समवृत्ति अंग तथा इस समानता को समरूपता या फिर समवृत्तिता कहते हैं। ठीक है, अब समरूपता एवं समरूपी अंग आप सिंपली आसान भाषा में कह सकते हैं ऐसे अंग जो सामान्य कार्य करने के कारण सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन मूल संरचना जो है उनकी जो भूगोलीय परिवर्तन है वो विभिन्न प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि कीटों के बारे में यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, यानी कि ड्रैगन फ्लाई, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चमगादड़, ठीक है, जैसे चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे पक्षी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि चील तथा चमगादड़, ठीक है, तो ये दोनों उड़ते हैं, है ना, और इनकी जो मूलभूत रचना है उसमें बहुत अंतर है ना। लेकिन कीटों में पंख का जो काइटिन के एक अंग जो कि महीन पल्ले के रूप में होते हैं, जैसे कि दर्शाया गया है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो लाइन बाय लाइन इसमें भी है सेम, इनकी जो संरचनाएं हैं वो तो अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो कार्य है, कार्यशैली है वो सेम है, और जो इनके महीन पल्ले के रूप में होते हुए आधार जो इनकी लगी पेशियाँ की सहायता से गति करते हैं, यानी कि उड़ने वाले कशेरुक के पंख अंगुली टांगों का जो रूपांतरण में विकसित होता है, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ बोला गया है। तो ये आप यहाँ से ये कह सकते हैं ये आपका एनालॉगी या फिर एनालॉगस ऑर्गेन्स, यानी कि जो भी आप देख सकते हैं समरूपता तथा समरूपी अंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप एक बारी इसे ज़रूर देख लीजिए अच्छे से और नोट्स बना लीजिए। छोटी छोटी पॉइंट हो सकता है आपके बहुविकल्पीय ना होकर लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय में पूछ दे, ठीक है। उदाहरण के लिए ये भी दिया है मछलियों के पंख, जैसे कि सील के फ्लिपर, व्हेल मछली, चंपू, तैरने की उपयोगिता होने का कारण समान दिखाई देती है, लेकिन जो उनकी मूल संरचना है वो बहुत ही भिन्न होती है। व्हेल व सील में अब देखिए सिंपली आप कह सकते हैं, अब आपको करना कुछ नहीं है, आप देखिए सिंपली ये याद रख लीजिए जो भी आपका समरूपी अंग या फिर समरूपता अंग है, जो भी आपका एनालॉगी ऑर्गेन्स हैं, आप ये समझ लीजिए इनका कार्य सेम होता है। ऐसे जीव जंतु जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप मछली, व्हेल, जो चील, चमगादड़, बस 2-4 ऐसे याद रख लीजिए, और बाकी बस ये उदाहरण यानी कि एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि कार्य समान होता है लेकिन इनकी संरचना में भिन्नता होती है, तो वो होता है। लेकिन ऊपर आपने देखा कि कार्य समान नहीं होता, ठीक है, यानी कि जो भी संरचना है वो तो समान होता है लेकिन कार्य समान नहीं होता, उसे हम समझात या फिर समझाता अंग कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट नहीं होगा। अब उदाहरण के लिए ये भी दिया है छिपकली, इसमें भी आप देख सकते हैं हल्के हल्के ये दिया गया है, ठीक है, जो कि चमगादड़ या फिर आप कह सकते हैं चील के ऊपर था। अब यहाँ दिया गया है जो भी समरूपता समझाता, तो यहाँ अंतर दिखाने के लिए दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में हमने जान लिया है, तो आई होप कि अब इसको ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ेंगे।
अवशेषी अंगों का प्रमाण, जो भी एविडेंस फ्रॉम जो भी वेस्टिगल ऑर्गन्स हैं उसके बारे में दिया गया है कि जीवों में अनेक ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक हैं, वे अंग अनवेशी अंग कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अवशेषी अंग पूछ दे क्या कहते हैं तो आप सिंपली क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए हमने देखा है, आप बस ऊपर ऊपर से ही पढ़ लेते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पूछ दिया जाए कि अवशेषी अंग किसे कहते हैं, तो देखिए जीवों में अनेक ऐसी रचनाएं भी पाई जाती है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, अवशेषी अंग हम उसे कहते हैं जीवों में अनेक ऐसी रचनाएं भी पाई जाती हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक है, यानी कि जो आपका बॉडी है उसे एक्सेप्ट नहीं करता, अनावश्यक है, कोई मतलब नहीं है, ये अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। इनकी उपस्थिति में प्रमाणित होता है कि ये अंग कभी ना कभी इन जंतुओं के पूर्वजों में क्रियाशील थे, यानी कि पहले। इससे ये डेडिकेट करता है कि जो पूर्वज थे उनमें कहीं ना कहीं ये अंग क्रियाशील रहा होगा, ठीक है, उनके लिए उपयोगी रहा होगा, लेकिन अब हमारे लिए नहीं है। बदलते पर्यावरण में इनका उपयोग धीरे धीरे कम होता गया और आकार में छोटे और निष्क्रिय होते गए। इस प्रकार के अवशेषी अंग इन जीवों का संबंध उन पूर्वजों से स्थापित करते हैं जिनमें अंग सक्रिय और पूर्ण। अब सिंपली ऐसे अगर वर्तमान में कहें अवशेषी अंग का तो इसका कोई मतलब नहीं है, हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अनावश्यक है, लेकिन पूर्वज के लिए रहा होगा, उनके लिए ये क्रियाशील रहा होगा, वो उपयोग में लाते होंगे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे विकास होता गया, अनवरत होता गया, तो ये जो अवशेषी अंग है ये निष्क्रिय होता गया, यानी कि धीरे धीरे इसका जो उपयोग है वो कम होता गया और अभी वर्तमान में ये अनावश्यक बन गया है और अभी फ्यूचर में इसके बारे में और भी जाना जाएगा। ठीक है, अगर देखिए मनुष्य के अवशेषी अंग के बारे में बोला गया, मनुष्य में ही 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। देख सकते हैं इसमें बोला गया है कि 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं मनुष्य में, जो कि निम्नलिखित है। कृत्रिम परिशेषिका, अब देखिए खरगोश, गाय, भैंस, बंदर, शाकाहारी स्तनधारियों में सेलुलोज के पाचन के लिए सिक्कम होता है, किंतु मनुष्य में कृमि रूप जो परिशेषिका है के रूप में एक अवशेषी अंग द्वारा प्रदर्शित होता है, जो कि मनुष्य में पूर्वज शाकाहारी थे। सर्वभक्षी स्वभाव के कारण मनुष्य के भोजन में सेलुलोज की मात्रा कम होने से सिक्कम का कोई महत्व नहीं रहा है और धीरे धीरे ये निष्क्रिय होता गया है। ठीक है, तो ये निमेशक पटल, पूंछ, ठीक है, तो ये सारा सब कुछ दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चित्र के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि अब इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं रहा है ना। तो आप देख सकते हैं मनुष्य पूंछ, और नीचे आएंगे तो कर्ण पर्लव की पेशियाँ, या फिर आप अन्य जंतुओं की अवशेषी अंग के बारे में जैसे कि व्हेल एवं अजगर के पश्चात। तो आप सिंपली अवशेषी अंग में ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ज़्यादा इस पर डिस्कस ना करते हुए बस आप ये समझ सकते हैं कि अवशेषी अंग क्या है और एक दो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। पादपों के अवशेषी अंग, ठीक है, जैसे कि अब देखिए तुलनात्मक जो भी भौमिकी 14 पॉइंट दिए गए हैं, 13 पॉइंट दिए गए हैं। एविडेंस फ्रॉम जो भी तुलनात्मक भौमिकी, यानी कि देखिए सभी बहुकोशिकीय जंतु का जो भूमरीय परिवर्तन है, यानी कि जो भी परिवर्धन में समानता, स्मॉलिटी इन डेवलपमेंट, उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि देखिए अब यहाँ चित्र के माध्यम से अलग अलग समूहों में जंतुओं का पहले ऐसे थे, धीरे धीरे विकास होता गया। फिश देख सकते हैं, तो ये सारा जो भी है जाइकोगोट या प्रोटोजान जैसे पूर्वज, तो ये सब कुछ जो है आपका भौतिकी परिणाम जो भी प्रमाण है इसके बारे में दिया गया है, जो कि एक कोशिक यूमज से शुरू करते हैं और इसे क्रमशः मोरुला, वेस्टुला, गैस्टुला अथवा से विकास होता है। अलग अलग समूहों में जंतुओं के जो भी है भिन्नता बढ़ती जाती है, तो यहाँ उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, और यहाँ 11 पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट्स थे मैंने आप सभी को बता दिया है। पर्यावर्तन के उदाहरण, कुछ मानव शिशुओं में गर्दन पर कान के पीछे एक छिद्र होता है, इसे सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं। ठीक है, अगर पूछ दे, देखिए ये इंपॉर्टेंट, कुछ मानव शिशुओं के गर्दन पर कान के पीछे एक छिद्र होता है जिसे सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं। ठीक है, सर्वाइकल फिस्टुला ये मनुष्य के आदि पूर्वजों में पाए जाते थे। क्लोम दरारों का अवशेष है, ये भी अवशेष आपका है। तो देखिए बस आप इतना याद रखिए कि अवशेष क्या है।
ठीक है। और यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं हमने क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे, इसको लेकर आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो ये आप देख सकते हैं रक्षात्मक या सादृश्यता का परिणाम। तो यहाँ बोला गया है कि औद्योगिक नगरों के आसपास में पेड़ चिमनियों के धुएं से काले पड़ जाते हैं। इन क्षेत्रों में कीटों के विशेष से मतलब पतंगों की विभिन्न जातियों में गतिशक्ति जो भी औद्योगिक सांवलापन है, इंडस्ट्रियल है ना, उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी चिमनियों की वजह से काला पड़ जाता है, तो इसके बारे में यहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिया गया है। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपको वही पढ़ना है। जिन परिवर्तन द्वारा वातावरण में रक्षात्मक समरूपता, देखिए आपके लिए समरूपता अंग वाले जो भी एनालॉगस ऑर्गेन्स है उसके बारे में जानना था, जो कि इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब देखिए चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आप सभी को बताना है कि आपने अभी तक कितना पढ़ा। बाकी सीरीज के माध्यम से हम सब कुछ अच्छे से जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हाथ से टाइप किए गए हैं, मतलब हाथ से लिखे गए हैं आप सभी के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट्स जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें से थोड़ा मतलब आप सभी के लिए कि आप सभी को अच्छे से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आपका फोकस किया जा सके। और आप सभी को भी बताना है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में, जैव विकास के बारे में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी आपके स्क्रीन पर है। लैमार्कवाद जाना जाता है। फ्रेंड्स हमने फर्स्ट वीडियो में सिद्धांत पढ़ा था, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। तो बताइए फर्स्ट ए आपका है प्रयोग एवं अंग अनुप्रयोग सिद्धांत से, प्राकृतिक वातावरण से, या फिर जो भी जर्मप्लाज्म सिद्धांत से। तो ये आप सभी को बताना है। बताइए फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो 1 मिनट। तो फ्रेंड्स देखिए जो भी आपका मतलब लैमार्कवाद के बारे में हमने पढ़ा था कि लैमार्कवाद जो थे वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति की सिद्धांत पर ज़्यादा फोकस किए। यानी कि उनका ये कहना था कि जो मतलब जो भी विकास हुआ या फिर उपार्जित हुए वो जन्म से ना होकर समय के अकॉर्डिंग हो, है ना, जिसमें जन्म से कोई लक्षण ना हो, वातावरण के अनुकूल के अकॉर्डिंग जो है अपना जो भी चाल चलन रहन सहन है वो बदले। ठीक है, उसके बारे में लैमार्कवाद बताते हैं, उनका सिद्धांत है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा? प्रयोग एवं अंग अनुप्रयोगों के सिद्धांत में, प्राकृतिक वातावरण से, या फिर जर्मप्लाज्म से। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग एवं अंग। क्योंकि प्रयोग करने से ही जो भी है आप सभी को परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए जिराफ को ले लीजिए। ठीक है, जब घास फूस नीचे का ख़त्म हो गया तो उन लोगों ने जो अपना आहार है वो पेड़ पौधों को बनाना शुरू कर दिया, है ना, पेड़ पौधों को बनाना। अब देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बी प्राकृतिक वातावरण से दे दिया है ना, तो यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि प्रयोग जहाँ दे, प्रयोग सबसे पहले हुआ, अनुप्रयोग सिद्धांत से, उसके बाद से वातावरण के अकॉर्डिंग जो भी प्रक्रियाएँ हैं होती रही। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण इसमें दे दिया है, तो यहाँ आपका ये नहीं सही होकर ये सही हो जाएगा। जैसे जिराफ आप देख सकते हैं गर्दन लंबी है क्योंकि उन लोगों ने पेड़ पौधों को ही अपना आहार मान लिया और इस पर ही इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर है। नियोडार्विनिज्म, है ना, विनिज्म के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन, लाभदायक विभिन्नताएं, या फिर संस्करण। फ्रेंड्स इसमें ये बताना है कि जो भी नियोडार्विनिज्म है, ठीक है, इनके अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। और आप सभी को पता ही है कि विकास का मुख्य कारक उत्परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। आप देखिए क्या है कि नए जीवों 1 मिनट, नए जीवों की उत्पत्ति के संबंध में लैमार्कवाद का मूल आधार पर था किस, मतलब कि
जो भी नए जीव की उत्पत्ति हुई, इसके संबंध में जो लैमार्क थे उनका मूलभूत आधार था। किसी भी मतलब कि सभी जीव क्या, तो जिनको मतलब जो है उपार्जित लक्षणों को वंशानुक्रम में प्राप्त करें या फिर संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता रखे या फिर माप बढ़ाने की प्रवृत्ति रखे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको संतानोत्पत्ति बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि जब फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है कि जिनको उपार्जित लक्षणों को वंशानुक्रम में प्राप्त कर सकते हैं, तो नए जीवों की उत्पत्ति के संबंध में जो लैमार्कवाद का मूल आधार था कि सभी जीव जिनके उपार्जित लक्षणों को वंशानुक्रम में प्राप्त करते हैं उनको ही उन्होंने संबंध माना, मूल आधार माना। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं फ्रेंड्स कि डार्विन के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी जिसकी कड़ी आलोचना की गई थी। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डार्विन के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या थी जिसकी बहुत ही आलोचना की गई। देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि इसमें अवशेषीय अंगों की जो भी व्याख्या है की ही नहीं गई, या फिर बी आप देख सकते हैं इसमें विभिन्न इसमें विभिन्नताओं के साथ आनुवंशिकता को नहीं किया गया, मतलब आधार नहीं दिया गया। दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो डार्विन की सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी उसकी आलोचना की गई थी, वो की गई थी इसमें जो भी अवशेषीय अंग थे उनकी व्याख्या ही नहीं की गई थी, जो कि अभी हमने पढ़ा अवशेषीय अंग के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपके स्क्रीन पर है कि जैव विकास न होता तो क्या होता है ना। जैव विकास न होता यदि उपार्जित लक्षणों को संतानों में न पहुंचा पाते, यानी कि जैव विकास किस स्थिति में ना होता, या फिर दैहिक विभिन्नताएं वंशानुगत न होती, या फिर आबादी के सदस्यों के मध्य जीव विभिन्नताएं न होती। तो देखिए फ्रेंड, जैव विकास न होता यदि सदस्य जो थे वो उपार्जित लक्षणों को संतानों में न पहुंचा पाते। इस स्थिति में जैव विकास न होता, लेकिन यदि सदस्य उपार्जित लक्षणों को संतानों में न पहुंचा पाते तो फिर जैव विकास होने का कोई मतलब ही नहीं, फिर होता ही नहीं। समझ रहे ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उपार्जित, देखिए उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने पेश किया। देख सकते हैं, जो भी उपार्जित, अभी हमने पढ़ा था डार्विन के बारे में, कि उपार्जित के बारे में किसने बात किया कि जन्म से नहीं होता है, जो भी है समय के अनुकूल परिवर्तन होता रहता है। अपने मतलब कौन सा ऐसा काम है जिसे और भी इजी तरीके से किया जा सके या फिर उपयोग में लाया जा सके, विकास हो सके। उपार्जित लक्षण का वंशानुगत का जो भी सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैमार्क ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है, जीवों में सरल आकारिता, ठीक है, में जटिल आकारिता की और क्रमानुसार परिवर्तन कहते हैं। आप सभी को सिंपली पता है कि जीवों में, अब देखिए जैव विकास का अगर आप डेफिनेशन जानते होंगे तो सिंपली आप कह देंगे विकास, है ना, क्योंकि विकास ऐसे ही तो जैव विकास की प्रक्रिया धीमी प्रक्रिया, जटिल आकारिता से जो भी सरल आकारिता से जटिल आकारिता की ओर क्रमानुसार परिवर्तन होते गए, उसे ही तो हम विकास कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है, विकास संबंधी प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे। विकास संबंधी जो भी प्राकृतिक, देखिए विकास सिद्धांत जो भी आपने डार्विनवाद पढ़ा होगा तो उन्होंने किस पे फोकस किया था डार्विनवाद में, तो विकास पर फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि जीवों में जो भी संतानोत्पत्ति करने की क्षमता या फिर जीव संघर्ष या फिर विभिन्नताएं, वंशानुगत, वातावरण के अनुकूलन, तो ये सब कुछ जो है इन्होंने अपना इस पर सिद्धांत रखा था डार्विन ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जब सीरीज कराई जाएगी तो आप सभी को जो भी बहुविकल्पीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो भी डिस्कस कराए जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है 2 पार्ट में। एक पार्ट में हमने सब कुछ डेफिनेशन जाना और आज अपना प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो
पार्ट 2 होगा वो आपका होगा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।